बर्बादी पाकिस्तान के लिए ज़्यादा होती। आपके दोनों ही सवाल इम्पोर्टेंट। पहला सवाल आपने रखा कि युद्ध नहीं करते तो क्या करते, तो मैं फिर अचानक से लोहा गर्म किया और पानी में डाला। सरकार ने हमेशा क्या करती है कि दो तरफ की रणनीति अपनाती है पाकिस्तान। एक तो होती है कि ब्लैकमेल वाली कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मदद चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं। दूसरी स्थिति है कि तो पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, भारत में भी अच्छे लोग हैं। बिल्कुल। तो मेरा मैसेज तब भी था कि कोई गांव में गरीब व्यक्ति है तो दूसरा व्यक्ति कर्ज इस बिना पे देगा उसके पीछे ज़मीन है कि नहीं तो वो उसकी नज़र ज़मीन पे रहती है। तो नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुर्दी आप सभी का हमारे चैनल, आपके चैनल थारो देहाती पर स्वागत करता हूं। और मुद्दा अभी जो देश में चल रहा है उस पर हमने जगराम जी के साथ बैठ के वार्तालाप किए। फिर से एक बार हम उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए बातचीत करते हैं और बताने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे जगराम जी से कि किस तरीके का आगे का माहौल होने वाला है और ये जो पूरा सिनेरियो घटा है इसमें क्या क्या लूप होल्स रहे, क्या क्या हमने अचीव किया। तो बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं और पूछते हैं। नमस्कार जगराम जी। नमस्कार सर। तो सबसे पहले तो हम उस पर बात करेंगे जो उस दिन आपने प्रेडिक्शन किया था कि कब तक वार चलने वाली है। उस दिन आपने कहा था कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और वो बिल्कुल सटीक भी साबित हुआ जी। तो ये आपने कैसे अजम्पशन लगा लिया था, क्योंकि कहीं पे कुछ लोगों का ये भी मानना था कि अब तो कुछ बड़ा होने वाला है जी। तो वो आपका प्रेडिक्शन जो था, जो आपने पहले से ही लगा लिया था, उस पर आपकी क्या सोच थी, जो दूरगामी सोच आपकी थी, उसको लेके आप थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल। देखो उस समय बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ थी जो आसानी से ये बता रहे थे कि युद्ध जैसी कोई स्थिति बनी ही नहीं थी। सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी अरब गए हुए थे, सीधे अरब कंट्री से आए जब ये हमारे आतंकवादी घटना हुई और यहाँ आकर के एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें प्रधानमंत्री जी नहीं गए और वो बिहार चले गए। हालांकि न्यूज़ चैनल्स बहुत सारा अच्छा से प्रसारित कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छा बयान भी दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। पर ऑल ओवर दूसरी जो बात मुझे दूसरे एंगल से मैंने देखा कि दोनों ही देशों की कोई तैयारी नहीं थी। पाकिस्तान ये जानता था कि भारत प्रतिक्रिया देगा और भारत को भी प्रतिक्रिया देना मजबूरी थी। सही बात। आतंकवाद की इतनी बड़ी घटना हो गई और जैसे कि मोदी जी की छवि है तो एक चुनौती हो गई और देश के सामने चुनौती होनी है। कोई घर में घुस करके और मार जाए हमारे नागरिकों को और फिर हम कुछ भी नहीं करें, तो ये सिचुएशन थी कि प्रतिक्रिया होगी। पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और इवन भारत और पाकिस्तान में आर्थिक कंडीशंस ऐसी नहीं थी और युद्ध की कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। सही बात। अब 7-8 दिन में आप मतलब क्या कर रहे हो, बयानबाजी हुई और फिर आपने जो है जो एक्शन लेना था, एक्शन हुआ। एक्शन होने से पहले ये बात कही थी कि हम आतंकवाद के खिलाफ कर रहे हैं, सिविलियंस और आर्मी के खिलाफ हम कोई क्रिया नहीं कर। तो पहली बात वहीं क्लियर हो गई कि ये वॉर नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, ये जस्ट एक ऑपरेशन। दूसरी बात है ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन एक अभियान है जो मतलब उसका शॉर्ट दायरा था, ये बात नोटिस करने वाली है, जाहिर सी बात है। और तीसरी बात यह है कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कहीं कोई हलचल नज़र नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे सबको मालूम है कि ये एक छोटा मोटा डेमो होगा और कुछ नहीं। सही बात। पर ये सारी चीज़ें हुई और मेरा जितना अनुभव था तो मुझे लगा कि ये वाकई युद्ध तो हुआ ही नहीं है, ये तो एक ऑपरेशन है। लेकिन तब तक ये लगने लगा था कि जैसे उधर से भी रिटेलिएशन होने लगा था, वो भी सिविलियंस पे होने लगा था। वो स्वाभाविक है, किसी भी देश के खिलाफ जब आप एक्शन ले रहे हो, जैसे हमारे खिलाफ उन्होंने लिया, आतंकवादियों ने लिया और हमें पता है कि पाकिस्तानी कर रहे हैं तो हमने प्रतिक्रिया में पाकिस्तान पे हमला किया। अब पाकिस्तान में भी सरकार है, सेना है, वो उनकी प्रतिक्रिया देना ही था, उनकी भी जवाबदारी बनती है उनके हिसाब से, तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। अब वो प्रतिक्रिया उन्होंने बिल्कुल अनिच्छा से दी है, उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि हम मतलब युद्ध जैसी स्थिति करें, तो वो एक दबाव में समझिए या बस दिखाने के लिए थी। तो उनमें इच्छा शक्ति थी ही नहीं, ये थी बात। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि चलो ये ऑपरेशन हुआ और कहीं ना कहीं ये दबाव भी था जी, लेकिन अगर ऑपरेशन नहीं होता तो क्या होता? हाँ, अगर ये नहीं करते तो भारत को और वाकई करना भी यही चाहिए था कि डिप्लोमेटिक कदम उठाते।
भारत ने सीधा अपनी तरफ से कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हमने जो है कई जगह मतलब उनको नेस्तनाबूद भी किया है हमारे सेना। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है, पर माहौल मीडिया ने ऐसा बना दिया कि युद्ध हो रहा है और फिर अचानक से लोहा गर्म किया और पानी में डाल दिया वो स्थिति आ गई। सही बात है ना, तो वो मतलब जनता भी हतप्रद है कि ये कैसे हुआ। तो या तो इस स्थिति में जाते ही नहीं, और मुझे तो लगता है कि सेना गई भी नहीं थी, केवल चैनल ने जनता का मनोविज्ञान ऐसा बना दिया। एक सवाल इस पे भी निकल के आ रहा है ये, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं जाके जो सत्ता पक्ष के सपोर्ट में आ गया था कि चलो पूरा देश को एक होना है, लेकिन मीडिया को अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने तो पाकिस्तान क्रॉस कर लिया था कहीं ना कहीं। हाँ देखो, इतनी बड़ी घटना हो गई, मतलब ये हमारे लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी खासियत बताऊंगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण बड़े अच्छी बात है कि तमाम विरोधों के बाद, विचारधाराओं के विरोध के बाद, वो सारी चीज़ें हमारे आंतरिक है, लोकतांत्रिक चीज़ें हैं, पक्ष विपक्ष होता है, पर जहाँ राष्ट्रीय अस्मिता पे सवाल आए तो सब एकजुट हो गए और सारी तमाम पॉलिटिकल जो बयानबाजी है सब बंद कर दी और एक सुर में कहा कि हम सरकार के साथ हैं और जो भी एक्शन ले हम उसके साथ में हैं, और ऐसा हुआ। तो ये प्रशंसा के काबिल है, लेकिन मतलब जैसे कि चैनल समझिए या जिनका ब्रेन ही पॉलिटिकल एजेंडे उठाने में चलता है, उन्होंने इस माहौल को सरकार के नियंत्रण से बाहर कर दिया। तो इस कारण से ये ऐसा माहौल बन गया कि अब सरकार ने जो कदम लिया है तो ठीक है, सरकार ये कह रही है कि भाई उनका एक ऑपरेशन सिंदूर फाइनल हुआ, उनके अनुसार उन्होंने अपना सेना ने जो अचीवमेंट्स है वो प्राप्त किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारा ऑपरेशन सफल रहा है, पर इसको युद्ध का रूप दे करके और इसको अलग पेचीदगियाँ उत्पन्न कर दी मीडिया ने। जी, एक सवाल इसमें ये निकल के आता है कि चलो ठीक है ना, हमने ऑपरेशन किया और उसके बाद में भी कुछ चीज़ जो एक्शन लेना चाहिए था लिया, अगर इसको हम कंटिन्यू करते, इसको रोकते नहीं तो फिर क्या होता? जी हाँ, देखो आपके दोनों ही सवाल इम्पोर्टेंट। पहला सवाल आपने रखा कि युद्ध नहीं करते तो क्या करते, तो मैं ये कहूँगा कि वह डिप्लोमेटिक स्थितियाँ बनाते, एक बड़ा और एक्शन भी लिया है, दोनों चीज़ें रखते और इसको थोड़ा स्लो करके, मतलब फास्टली नहीं, बीच बीच में एक्शन लेते, इसको लंबा मतलब 1 साल तक चलाते। 1 साल तक इस तरह के ड्रोन हमले बीच बीच में, कभी मिसाइल कभी कुछ, उनके आतंकवादियों के ठिकानों पे डालते, जैसे डिटेक्ट किया वहीं पे काम तमाम। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं करता। तो एक तो वो स्थिति थी। दूसरी, आप पूछ रहे हो कि आप अगर युद्ध लंबा चलता तो क्या होता। ये यहाँ बड़े खतरे थे। एक तो दोनों देशों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती, नुकसान तो ज़्यादा। जी, हम पूरे 50 साल पहले चले जाते। आज के युद्ध की तकनीकी और युद्ध की स्थितियाँ पहले वाली नहीं है। आप युद्ध में जा तो सकते हो, पर वापस आना बड़ा टेढ़ा होता है। रूस की और उसकी यूक्रेन की स्थिति देख लो आप, ऐसे ही इजराइल और पैलेस्टीन की देख लो, कहीं परिणाम नहीं निकला और लंबा समय हो गया है। कीमत दोनों को चुकानी पड़ रही है बराबर। हम लोग और लंबे चले जाते, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों में फंसते जाते हैं। हम हथियारों के कारोबार अपनी कीमत बढ़ा देते, वो अपना व्यापार करते, आपदा में अवसर तलाशते। हो सकता है चीन पाकिस्तान का गठबंधन वो खिलाफ काम करता, हमें दो तरफ से, तीसरी तरफ से भी बांग्लादेश हमारे खिलाफ ही है लगभग। तो मैं कहूँगा कि हालांकि यहाँ पे थोड़े हमारी विदेश नीति में कहीं कोई एक ठीक से पैटर्न नज़र नहीं है, बड़ा लूप होल था। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे खिलाफ थी, तो लंबा युद्ध चलता तो हमें बहुत भारी नुकसान था। पाकिस्तान को तो था ही था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये भी कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त तो उसको उल्टा लेते हैं, जो लास्ट टाइम जब हमने इंटरव्यू किया उसमें भी लोगों ने उल्टा ही लिया, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि पाकिस्तान के पास तो था। नहीं, देखो संभावनाएं तो हर एक देश में अपने आंतरिक स्थिति में होती है। हर कोई अपना सपना देखता है, भविष्य देखता ही है, संसाधन भी हैं, ऐसी बात नहीं है भी कुछ। लेकिन यह है कि बर्बादी पाकिस्तान के लिए ज़्यादा होती, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो सहन करने की स्थिति में हैं, क्योंकि हम कई गुना ज़्यादा संसाधन है, आर्थिक स्थिति से भी उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत। अभी उन्होंने जैसे IMF से लोन लिया है, हाँ, और वो इसी दौरान हुआ है। 2.4 बिलियन समथिंग डॉलर का आतंकवादी विरोधी जो अभियान किया हमने उसी दौरान ये थोड़ा बड़ा विस्मयकारी स्थिति है। तो ये पाकिस्तान की स्थिति खराब है। सरकार ने हमेशा क्या करती है कि दो तरफ की रणनीति अपनाती है पाकिस्तान।
एक तो होती है कि ब्लैकमेल वाली, कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम मदद चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं। दूसरी स्थिति है कि हमने आतंकवाद का भी समर्थन किया ही नहीं और हमारी जो स्थिति है वो दयनीय है, जनता की हालात ख़राब है, तब पैसे चाहिए। अब आप हमें कोई मदद ही नहीं देंगे तो हम कैसे कार्रवाई करेंगे? तो इस तरीके से पाकिस्तान मदद प्राप्त करता रहता है हमेशा। तो अंतर्राष्ट्रीय भी कई स्वार्थ होते हैं कि चाहे अमेरिका हो या कोई और देश हो, संभव है कि वो कि हम आपको मदद दे रहे हैं, आप पीछे हटिए, ये भी हो सकता है, या हम आपको मदद दे रहे हैं और आप कंटिन्यू रखें। दोनों तरह की स्थितियाँ होती हैं। आतंकवाद को बढ़ावा भी दो, आतंकवाद के विरोध में कार्रवाई करो, ये दिखना भी चाहिए। तो बड़ी डिप्लोमेटिक स्थितियाँ होती हैं, बहुत पेचीदी। जहाँ इसमें तो ये भी है ना कि जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने तो कहा भी है, स्काई न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा है कि हम तो अमेरिका के कहने से हम तो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देते आ रहे हैं। तो यही तो बात है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कई शक्तियाँ काम करती हैं, कि वो हथियारों का व्यवसाय देख लो या अपनी जो भू राजनीति है, जियोपॉलिटिक्स, उसके अकॉर्डिंग दो देशों में तनाव कैसे हो, उनके बीच में मुद्दा क्या हो और जहाँ हमारे लिए अवसर क्या हो वो अवसर क्रिएट करने के लिए वो तो करेंगे ही। अब ये कोई नई बात नहीं कही है, ये सच्चाई है कि अमेरिका के हित इन्हीं चीज़ों में है, वो हर जगह इन्वॉल्व है और जहाँ हित पूरे हो जाते हैं उस देश की तरफ वो देखता भी नहीं है। तो आज की स्थिति में भी मैं ये बात कहूँगा, अमेरिका की बात आई गई तो, कि हमारी विदेश नीति में अमेरिका प्रमुख नहीं होना चाहिए। वो सोच समझ के पिछले 70 साल में जो है हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। उस गुटनिरपेक्षता की नीति के तहत हमने एक तीसरी दुनिया खड़ी की थी, जिसमें भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में था। न्यूट्रल भी था। इस न्यूट्रलिटी के कारण रूस जैसे देश हमारे नज़दीक थे। अब न्यूट्रलिटी हमने ख़त्म कर दी और हम जाकर के एक तरफ से देखा जाए तो गोद में बैठना हो गया। लेकिन वैसे मतलब मुखर तौर पे तो हम अभी भी कहीं ना कहीं यही कहते हैं कि नहीं हम तो किसी का पक्ष नहीं ले रहे, फिर पक्ष लेते भी हैं। शायद ये इजराइल और पैलेस्टाइन वो दिख रहा है ना, यही चीज़ है जो मतलब हमारी जो विदेश नीति है उसमें कहीं हमें अलग थलग खड़ा करता है। जो लीडरशिप है हमारी नेम में, गुटनिरपेक्षता में, अब वो हमें दिख नहीं रही है, पर्दे के पीछे चली गई। तो वो स्थितियाँ हैं। तो एक चीज़ और ये कि सीज़ फायर हो गया था, ट्रंप का भी उधर से जो ट्वीट आना था आ गया था, उसके बाद में लगभग 3 घंटे के बाद में, अब से हम बात करें तो करीब 36 घंटे पहले पाकिस्तान की तरफ से फिर से सीज़ फायर का उल्लंघन होता है। तो वो वायलेशन होने का क्या रीज़न है, क्यों? जी मैं इस बात पे, क्या उनको डर नहीं है? हाँ, मैं 2 चीज़ों पे आऊँगा, इस बात पे भी आऊँगा। पहले मैं ये बता दूँ कि पहली बात तो ट्रंप द्वारा ट्वीट करना और मध्यस्थता करना यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो मतलब अभी चल ही रहा है, तो मेरे पास वो ट्वीट है, मैं वो एक बार आपको दर्शकों के लिए बता देता हूँ कि आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. जी, इसमें देखो बहुत सारी बातें एक साथ बता दी जी। अगला ट्वीट शायद आपने देखा नहीं, उसमें हाँ 1-2 ट्वीट है। ट्रंप ने ये कहा है कि ये 1000 साल पुरानी, अब ये चीज़ कहाँ से हुआ? और इसमें कश्मीर का जिक्र भी हुआ है और मध्यस्थता की बात की है। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही रख दी। अमेरिका को ओपिनियन रख दिया कि वो मध्यस्थता कर रहा है, पहली बात तो ये रख दी। दूसरी बात ये रख दी कि कश्मीर एक समस्या है, जिसको हमने कभी नहीं माना। तो कहीं ना कहीं हमें फिर से 70 साल वो पीछे लेके गए, पहले चले गए। अगली बात ये कर दी कि भाई तीसरी जगह बात होगी, मतलब मध्यस्थता कश्मीर को लेकर के होगी, जिसका हमने कभी मतलब पक्ष में ही नहीं थे। मतलब जो बाईलैटरल इशू था उसको इन्होंने तीसरा पक्ष रख के ये मल्टीलैटरल इशू कर दिया। मल्टीलैटरल इशू ये समस्या हो गई है। अगली बात जो है ये भी कह दी उन्होंने कि ये समस्या बहुत पुरानी है। 1000 साल का, मुझे ये थोड़ा बताइए। दूसरी बार है जब उन्होंने कहा है, एक बार गलती हो जाए, लेकिन ये दूसरी बार है जब उन्होंने कहा है। राइट, देखो इसको चाहे जैसे एक्सप्लेन कर दोगे, ये सच्चाई है कि
भारत बहुत बड़ा देश रहा है कभी, सांस्कृतिक रूप से तो अफगानिस्तान तक रहा है, राजनीतिक रूप से भी काफ़ी बड़ा इतिहास में। लेकिन आज़ादी के ठीक पहले देखें तो हम रियासतों में थे, और पहले जाएं जिस 1000 साल की ट्रंप जिक्र कर रहे हैं तो वो ये एक्सप्लेन करेंगे आगे चल करके कि कश्मीर में जब भी बाहरी आक्रांता आते थे तो वो कश्मीर पर अटैक करते थे, इसलिए कश्मीर समस्या पहले से ही रही है। अच्छा। ऐतिहासिक रूप से ही रही है। और ये चीज़ बड़ी मतलब खतरनाक है, हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है कि आप इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं, पुनर्व्याख्या कर रहे हैं, और आप कश्मीर को 1000 साल पुरानी समस्या बता रहे हैं, और हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं बोल। हमारा स्टैंड ये रहा है कि कश्मीर की तो समस्या ही 1948 के बाद हुई, 48 के बाद, वरना कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तो पत्र पे साइन कर दिए थे। अब वो कुछ भूल रही होंगी या कुछ कमजोरियां, और कुछ देश नए बने थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको तत्काल स्थिति में ही समझा जा सकता है। तो ये बड़ी टिपिकल स्थिति है कि इसको एक समस्या के रूप में और पुरानी समस्या के रूप में प्रस्तुत करके अमेरिका अपने हित साधना चाहता है। तो ये बिल्कुल भी हमारे राष्ट्रीय हितों के पक्ष में नहीं है। अगली जो बात इन्होंने कही है कि तीसरी जगह बात होगी मध्यस्थता होगी और कश्मीर को लेकर के होगी, तो आतंकवाद का जिक्र तो अमेरिका ने भी नहीं किया। तो ये मतलब हमारी गंभीर चूक है, या हम इस चीज़ को सख्त खिलाफत करें, और मैं मानता हूँ कि ऐसा होगा भी नहीं। ट्रंप जानबूझ कर ऐसा कर जानबूझ कर वो अपने एक पैर और रखना चाहते हैं चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, इन सब के बीच में। वो अपने दूरगामी राजनीति के तहत ऐसा बयान दिया है, बड़े सोच समझ के दिया हुआ है, ऐसे ही नहीं लिख दिया। कहीं ना कहीं पर इसमें ये भी है ना कि उन्होंने तो पाकिस्तान और भारत को लगभग एक बराबर की स्थिति में ला के खड़ा कर दिया। वो शुरुआत से ही रहा है उनका। अमेरिका का नज़रिया, जैसे वहाँ के कोई प्रेसिडेंट आते हैं तो पहले वो पाकिस्तान आते हैं, फिर भारत आते हैं, भारत आते हैं तो पाकिस्तान भी जाते हैं, एक दो बार को छोड़ करके बाकी हमेशा यही रहा है। तो अमेरिका का नज़रिया यही है दक्षिण एशिया में, और कारण भी है हमारे संबंध भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, इंदिरा गांधी के समय भी नहीं रहे उस टाइम तो, लेकिन कम से कम उनके पास स्टैंड तो था, ये तो हम कह सकते हैं। हाँ, वो था। तो इसलिए अमेरिका आज भी वही उसी नज़रिए से देखता है, वो अपने हितों के नज़रिए से देखता है, भारत के हितों से नहीं देखता। भावुक होने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। अब इसमें ये भी है ना कि अब आप देखोगे कि जो पाकिस्तान है, अगर हम FATF की लिस्ट देखते हैं जो कहीं ना कहीं IMF से और वर्ल्ड बैंक से अलाइड भी है, वो कभी ग्रे लिस्ट में आ जाता है, कभी ये लगता है कि वो ब्लैक लिस्ट ही कुछ देर मतलब ब्लैक लिस्टेड हो ही जाएगा जी, फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये कौन सी पॉलिटिक्स ये लोग खेलते हैं, यही समझ में नहीं आता है। बाकी दर्शकों यही इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ अब आतंकवाद की बात आती है, पोषण करने की बात आती है, तो उसमें केवल पाकिस्तान के हित थोड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हित है। अंतर्राष्ट्रीय आप ISI के उद्भव को देख लो, अलकायदा के उद्भव को देखो, उसमें केवल पर्टिकुलर उन संगठनों समूहों का कोई हित थोड़ी है। तालिबान का उद्भव देखो, अमेरिका और रूस के बीच में, तो उसका परिणाम तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो इनका बच्चा है। तो ये सारे आतंकवादी संगठन हैं, ये घटनाएं हैं, ये इनके ही है। तो अब आप ऋण भी देते हो, ब्लैक लिस्ट में डालने की धमकी देते हो, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ खराब हैं। आर्थिक स्थिति खराब है तो फिर आप ये स्वार्थ साधते हो। वही बात है जी कि कोई गांव में गरीब व्यक्ति है तो दूसरा व्यक्ति कर्ज इस बिना पे देगा, उसके पीछे ज़मीन है कि नहीं है कि नहीं, तो वो उसकी नज़र ज़मीन पे रहती है, उसका इस पे नहीं रहता है कि उसका भला हो जाए या वो समृद्ध हो जाए, इस चीज़ उसे कोई लेना देना। यही बात अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लागू है। तो वो अपने हित साधते हैं। पाकिस्तान अकेला नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है, मेरा ये ओपिनियन है जी। अच्छा, एक बड़ा सवाल है जो लोगों का भी है कि ये एकदम से रुकना, इसका क्या मतलब है? सडन वार का रुक जाना, कि हमने कुछ किया, उन्होंने कुछ किया और एकदम से रुक गया। देखो, मैं बता रहा हूँ ना कि युद्ध तो हुआ ही नहीं था, लेकिन इसको एक्ट उनकी तरफ से तो था कि हम इसको एक्ट ऑफ वार मानेंगे। नहीं, हम सिर्फ मीडिया पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया और कुछ टीवी चैनल ऐसे हैं जी, कुछ नहीं बहुत सारे हैं ऐसे जो ये दिखाते हैं कि ये युद्ध हो गया और हमने पाकिस्तान पे लगभग आधे पे कब्जा भी कर लिया है, वो सारी चीज़ें दिखाई है। तो देखो, वो युद्ध तो हुआ ही नहीं था, ये तो ऑपरेशन था और पाकिस्तान की प्रतिक्रियाएं थी, लेकिन युद्ध होने की संभावनाएं थी। तो उसको जो है देखते हुए कई देशों के अपने अपने हित इन्वॉल्व होंगे। नहीं, इसमें मेरा जो सवाल आया है ना, वो लोगों से, उनका जो लोगों का कहना है उसमें ये है कि ये डर था कहीं ना कहीं इंडिया का। चाइना कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट पाकिस्तान को दे रहा था, दूसरे देश भी थे, वो भी ऐसा लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान के साथ नहीं चले जाएं, तो उन्होंने कह दिया कि सीज़ फायर करो।
बाकी मुझे लगता है ऐसा नहीं ये तो डर वाली बात हो गई या बहाने वाली बात। बहाने वाली बात हो गई। ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब चीन के डर से आपने सीज फायर कर लिया। वो तो अमेरिका ने भी कहा था ना, हमने 7वां बेड़ा भेज दिया। हाँ, तब तक तो हमने पाकिस्तान के टुकड़े ही कर दिए। तब तक तो हो गया था। तो युद्ध में कोई ऐसे ही कूद जाएगा बेवजह? जब युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच हो रहा था, चीन क्यों कूद जाएगा? उसके लिए बहाना चाहिए होगा ना। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम और नीतियाँ भी होती हैं। जी। तो ऐसे नहीं होता है कि कोई किसी के कारण से युद्ध में कूद जाए। वो चीन के अपने हित हैं, उसके अपने हित हैं जी। पर इसके लिए जो पीछे बहुत सारे कारण हैं वो डिप्लोमेटिक ही है। अच्छा। बहुत ज़्यादा गंभीरता में जाने की भी ज़रूरत नहीं। ये युद्ध हुआ ही नहीं था, बल्कि ये आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी और पाकिस्तान ने इसकी प्रतिक्रिया दी कि हमारे नागरिक मर गए, इसलिए हमने ड्रोन हमले किए। लेकिन इंडिया ने तो बाकायदा, जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि भाई ये जगह है, ये लोकेशन है जहाँ पे हमने भाई ड्रोन डाले या जो भी हथियार मिसाइल डाली हैं, उन्होंने तो प्रूफ दिए हैं। हाँ नहीं, उन्होंने भी डाले, हमने भी दिए वो सारी बातें। लेकिन ये बढ़ रहा था, बढ़ता जा रहा था, तो ये युद्ध में नहीं कन्वर्ट हो जाए इसलिए। और युद्ध में कन्वर्ट होने से बहुत सारे जो कभी फेवर में रहे हैं उनको भी लगता है कि कहीं कहीं ये हितों के विरुद्ध है। और दोनों तरफ के जो डिप्लोमेट्स है वो भी नहीं चाहते थे कि ये कोई बहुत बड़ा युद्ध का कारण बने। जी जी ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपने फिर से टाइम दिया। थैंक यू। और दर्शकों के लिए हम आपसे टाइम लेते रहेंगे बार बार। जी बिल्कुल। और हमारे पाकिस्तानी कुछ एक दर्शक हैं जो चोरी पे भी देखते हैं और कमेंट में थोड़ा सा कुछ डालते हैं, पर्सनल कुछ भेज देते हैं, तो उनके लिए भी आपने लास्ट टाइम कुछ कहा था तो उनको शायद वो समझ नहीं आया, तो वो हंस रहे हैं उस बात पे। हाँ नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं कि बीइंग ये ह्यूमन बीइंग, जी, एक मानव होने के नाते, चाहे वो भारत पाकिस्तान को, अमेरिका का नागरिक हो, किसी भी नागरिक हो, वो युद्ध जैसी स्थितियों के खिलाफ रहे। बिल्कुल। हाँ, राष्ट्रीय हित आते हैं वहाँ तो स्वाभाविक है, होंगे ही। वो पाकिस्तान के नागरिक है तो पाकिस्तान की कहेंगे, हम भारत के नागरिक तो भारत के कहेंगे। लेकिन हर एक नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो शांति और समृद्धि की तरफ ध्यान। और अगर अपने आंतरिक दृष्टि से सरकार है, सेना है या ऐसे कोई नियंत्रण से बाहर जाने वाली शक्तियाँ हैं जो शोषण, अत्याचार और राष्ट्रीय मतलब जनता के हितों के विरुद्ध काम करते हैं और मुद्दा बना देते हैं दो देशों का, धर्मों का, तो उनके खिलाफ जनमत होना चाहिए सदैव ही। सावचेती होनी चाहिए, जन चेतना होनी चाहिए, मानव अधिकारों की बातें होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, भारत में भी अच्छे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मैसेज तब भी है, वो उनके खिलाफ रहें जो युद्ध उन्मादी हैं, आतंकवाद का बढ़ावा देते हैं, वो उनके खिलाफ रहें। जी, तो ये था मेरा पिछला मैसेज। कुल मिला के इसमें मतलब समझने की बात, जो हिंदुस्तान से, इंडिया से भी जो लोग हैं और जो उन्माद में आ जाते हैं बेवजह, तो ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं सीख की बात है। हाँ, मैं सब जगह ही कह रहा हूँ कि चाहे वो भारत में ही हो, मैं मीडिया की आलोचना कर रहा हूँ कि उन्होंने युद्ध की स्थिति बना दी, तो जनता को रोमांच में डाल दिया, जैसे कि बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, इसमें मनोरंजन हो रहा है, फिल्म का जो पूरा चल रहा है सिनेरियो, पर ये इतना आसान नहीं है। तो चाहे वो कहीं का भी हो, जी, ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए। जी, तो सर थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। और आगे भी कोई नए विषय पे या इसी से रिलेटेड कोई विषय पे हम फिर से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए और हमें प्रोत्साहन दीजिए। तो यही आपसे दरख्वास्त है, निवेदन है। धन्यवाद। नमस्कार। राम। नमस्कार।